नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सांवरिया शर्मा, केगड़ी अजमेर राजस्थान से। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। विषय यह है कि सरकार ने किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना करने के उद्देश्य से जो 3 विधेयक हैं वो संसद में प्रस्तुत किए हैं। उसको लेकर के किसानों के द्वारा और विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये कौन कौन से 3 विधेयक हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। पहला जो विधेयक है, कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन और सुविधा 2020। दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता सशक्तिकरण और संरक्षण 2020। और लास्ट तीसरा है आवश्यक वस्तु कानून 1955 में संशोधन किया गया है, संशोधन के लिए अधिनियम लाया गया है, वो है 2020। इन तीनों ही विधेयकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किसान विरोधी है। वही सरकार का तर्क है कि यह किसानों की आय को निश्चित रूप से 2 गुना करेगा। किसानों की जो उनकी उपज है, कृषि उत्पाद है, उनका उन्हें पर्याप्त उचित राशि नहीं मिलती है, इनके माध्यम से उनको उचित राशि मिलना प्रारंभ होगी। देखिए, इनके पक्ष और विपक्ष के बारे में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले वाला जो विधेयक है वह है कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन और सुविधा 2020। इस विधेयक में ये कहा गया है कि जो किसान हैं, किसान अपने जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद अर्थात कृषि से उत्पन्न होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे अनाज हो, दाल हो, खाद्य वस्तुएं हो, ये सभी चीज़ें कृषि उत्पाद के अंतर्गत आती हैं। इन कृषि उत्पादों को किसान देश के किसी भी भाग में बेचने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी भाग में बेचने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात पूरा ही देश किसानों के लिए खोल दिया गया, किसानों के कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया गया। तो इसीलिए इसके अंतर्गत ये कहा गया कि एक देश एक बाजार, एक देश एक बाजार की अवधारणा इसमें विकसित की जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसान अपने कृषि उत्पादों को सबसे पहले अपने आसपास की मंडियों में बेचना चाहता है, आसपास के व्यापारियों को बेचना चाहता है। यदि उसे पर्याप्त राशि मिलती है तो ठीक है, और यदि उसे पर्याप्त राशि नहीं मिलती है तो देश के किसी भी भाग में यदि उच्च दाम पर अपनी वस्तुएं बिक रही है तो उन वस्तुओं को वह वहां ले जा करके बेच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसान मंडी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। यदि मंडी में कृषि उपज का कम भाव मिल रहा है तो वह अपने उत्पाद को देश के किसी भी भाग में ले जा करके, किसी भी व्यापारियों को ले जा करके बेच सकता है और उसका उचित मुआवजा या उचित फायदा उठा सकता है, उचित राशि ले सकता है। तो मंडी कह सकते हैं कि मंडियों के समानांतर ही सरकार एक नई व्यवस्था विकसित करने जा रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो सूचना, जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसका भी इसमें अधिकतम उपयोग हो सकेगा। अर्थात कौन देश के किस भाग में ज़्यादा उपज का भाव है तो वो किसान सर्च करके वहाँ उनको बेच सकता है। सबसे बड़े फायदा यह है कि कृषि उपज अनाज, दाल या खाद्य वस्तु जो भी है उसको देश के किसी भी भाग में बेच सकता है, अधिकतम मार्जिन कमा सकता है, वह मंडियों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब देखिए, जो विपक्ष हैं या किसान हैं वो ये तर्क देते हैं कि ये निश्चित ये जो कानून है वह किसानों का विरोधी ही होगा। उनका कहना है, उनका तर्क ये है कि सबसे पहले तो यह है कि इससे मंडी की जो मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब मंडी व्यवस्था क्यों समाप्त होगी? क्योंकि किसान अपनी उत्पाद को देश के किसी भी भाग में बेच सकता है, तो किसान मंडी नहीं जाएगा। जब किसान मंडी नहीं जाएगा तो मंडी का कोई औचित्य नहीं रहेगा, तो मंडी समाप्त हो जाएगी। इससे जो मंडी व्यापारी हैं या बिचौलिए हैं उनके हितों को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए ये व्यवस्था कहते हैं कि हम इससे बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है, किसानों का कहना है कि कहीं पर भी इस विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सरकार के द्वारा जो फसलें होती हैं उन फसलों का, सरकार के द्वारा उन फसलों का एक मिनिमम प्राइस घोषित किया जाता है कि इसके मतलब कोई भी फसल का उससे नीचे उसको नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि उससे ऊपर ही खरीदा जाएगा। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा घोषित होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष 2 बार, एक तो खरीफ की फसल के समय और एक रबी की फसल के समय, दोनों बार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और ये वर्तमान में 24 जो कृषि उत्पाद हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये आई है कि जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि इस एक्ट में कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह है जो किसानों को एक सुविधा देता है कि किसान अपनी उपज को इनसे कम नहीं बेच पाएंगे, अर्थात इससे ज़्यादा ही इनको मुनाफा मिलना चाहिए, उत्पाद मिलना चाहिए। और सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार खरीफ की फसल के समय और रबी की फसल के समय फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। और वर्तमान में यह 24 फसलें हैं जिस पर ये घोषित करता है। गन्ने पर नहीं करता है, गन्ने का एक कृषि मंत्रालय अलग से ही घोषित करता है। तो इनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं पर भी जिक्र नहीं है और इससे किसानों के हितों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, जब मंडी समाप्त हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, तो किसानों के पास में क्या रहेगा कि किस बेस पर वह देश के विभिन्न भाग पर अपनी वस्तुओं को बेचे। दोनों व्यवस्था समाप्त हो गई, तो इसलिए किसानों का कहना है कि इससे हमें व्यापारियों को भी औने पौने दाम पर बेचना होगा और उससे हमें नुकसान होगा। लेकिन सरकार फिर ये तर्क दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बना रहेगा। लेकिन फिर भी ये किसान कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप वैधानिक कानून बना दो, ताकि वैधानिक कानून बन जाने पर क्या होगा कि देश का जो कृषि उत्पाद को खरीदने वाला जो व्यापारी है वो भी उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा। अभी इस पर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, तो सरकार ये कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बना रहेगा और किसानों को उनकी उपज भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। यह दूसरा महत्वपूर्ण इसी से जुड़ा विधेयक है, वह है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता सशक्तिकरण और संरक्षण 2020। देखिए, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं, यहां 2 शब्द है, कृषि सेवा समझौता अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शब्द इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। देखो, इस विधेयक में ये कहा गया है कि जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान या लघु किसान जो नगदी फसलें ये इनको नगदी फसलें पैदा करने पर इन्हें बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। नगदी फसलें के जैसे कपास है,
कपास जैसे फसलें हैं या अन्य खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको किसान ये उत्पन्न अर्थात पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ये उसमें निवेश नहीं कर सकते। तो सरकार ने ये कहा कि जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वह जो व्यापारी हैं उनसे एक समझौता कर सके, निश्चित समय अवधि के लिए एक वह समझौता कर सकें। उस समझौते के अंतर्गत क्या होगा, जो किसान है, किसान की भूमि रहेगी और जो व्यापारी है वह व्यापारी इस भूमि पर निवेश करेगा। निवेश करेगा अर्थात इस जो खेत है, भूमि है, खेत है, उस पर यह इसके खाद की व्यवस्था करेगा, पानी की व्यवस्था करेगा, प्लस उस उपज को बाजार तक पहुंचाएगा। यह अर्थात मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता सशक्तिकरण और संरक्षण 2020 के अंतर्गत ये कहा गया कि जो किसान हैं, सीमांत लघु किसान हैं, वो व्यापारियों से समझौता कर सकते हैं और समझौता ये होगा कि एक फसल के लिए समझौता कर सकते हैं और उस फसल के अंतर्गत जो किसान है वो सिर्फ वहाँ काम करेगा, बल्कि उसमें आने वाला जो संपूर्ण खर्चा है वो व्यापारी उठाएगा और उसका जो भाग है, किसान का जो भाग होगा वह व्यापारी उसको दे देगा। अब क्या भाग होगा, ये इस पर किसान और इनके मध्य होगा। अब इसकी आलोचना, ये फायदा तो ये हो गया क्योंकि इससे किसान की जो आमदनी वो बढ़ेगी, क्योंकि वह बेरोजगार नहीं हो रहा है बल्कि वह खेत पर कार्य करते हुए उत्पादन करेगा। अब इनका विरोध ये किया जा रहा है कि इससे किसान एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा कहने का मतलब ये हुआ कि किसान सिर्फ मजदूर बन के रह जाएगा, उसे कितना फायदा मिलेगा क्या है वो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और जो व्यापारी हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अनेक प्रकार के फर्टिलाइजरों का प्रयोग कर सकता है, दवाइयों का प्रयोग कर सकता है और वह जो भूमि है वो आगे चलकर बंजर भी हो सकती है। इसलिए किसानों का तर्क दिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके लिए हम अलग से एक कानून बनाएंगे, उस कानून या नियमावली के अंतर्गत ही किसान और व्यापारियों के मध्य समझौता होगा और यदि उस समझौतों का उल्लंघन किया जाता है व्यापारियों के द्वारा तो उसको नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके बाद में तीसरा है आवश्यक वस्तु कानून 1955। इसमें संशोधन कर रही है सरकार, इसमें संशोधन कर रही है। देखो संशोधन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आवश्यक वस्तु कानून 1955 क्या है। देखिए 1955 में नेहरू की प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय एक कानून बनाया गया। उस कानून के अंतर्गत ये कहा गया कि जो खाद्य प्रसंस्करण की जो वस्तुएं हैं अर्थात फूड से संबंधित, उन खाद्य प्रसंस्करण की वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाएगा, संग्रह नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तु कानून 1955 में ये कहा गया कि जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका स्टॉक नहीं किया जाएगा। स्टॉक पर प्रतिबंध की बात कहता है। क्यों? क्योंकि जब इन वस्तुओं का खाद्य में काम आने वाली जो प्रसंस्करण वस्तुएं हैं उनका यदि स्टॉक कर दिया जाएगा तो जो बाजार है उसमें कमी हो जाएगी, कमी के फलस्वरूप लोगों को वो नहीं मिल पाएगी, उससे उनको कालाबाजारी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये कह रहा है, अब सरकार ने ये कहा कि जो ये स्टॉक संग्रह नहीं किया जा सकता था अब वो संग्रह किया जा सकता है, अर्थात खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो उत्पाद हैं, वस्तुएं हैं, उनका स्टॉक किया जा सकता है और स्टॉक करके
उनको जब उनकी उपज सही मिले तब वो बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि स्टॉक करने से जो व्यापारी हैं वो किसानों की जो उपज है, किसानों की जो वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे, खरीद करके वो स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक करके उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं और वो मार्केट में बेच सकते हैं। अब लेकिन विरोधी ये तर्क दे रहे हैं कि जब वस्तुओं का स्टॉक कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से मार्केट में उन वस्तुओं की कमी हो जाएगी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये कानून 1955 में बना हुआ था, 1955 से आज 2020 की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन है। अर्थात पहले वस्तुओं का उत्पादन कम होता था, अब वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। किसानों को ये स्टॉक नहीं करने की इजाज़त देता तो किसान औने पौने दानों पर अपनी वस्तुएं बेच देता है। अब किसान उन वस्तुओं को कुछ समय के लिए स्टॉक में रख सकता है, जब उसे उचित भाव मिलेगा तब वह उसे मार्केट में बेच सकता है। तो इससे किसान का भी फायदा होगा और जो व्यापारी है वो निवेश करना चाहता है वो भी, उसको भी फायदा होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी। तो इस तरह कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो विधेयक हैं ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, देश का किसान प्रभावित हो रहा है। तो इन तीनों के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना है। कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता सशक्त एवं सन 2020 और आवश्यक वस्तु कानून 1955 संशोधन 2020 लाया जा रहा है। इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, वो जो महत्वपूर्ण थीम थी इनकी बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। आशा करता हूं दोस्तों ये मेरा पहला प्रारंभ की क्लास है, वीडियो है और ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे आप प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें ताकि मैं आगे अपना इस प्रयास में सुधार करके अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूं। जय हिंद दोस्तों।